हेलो गाइस, दिस इज कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो आपको कम से कम पढ़ना है। अब आप कहोगे कि यार ये क्या अजीब टीचर आगे सब बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ये बोल रहे हैं कम से कम पढ़ना है। जी हाँ, मैं आपको भी अपनी स्टेटमेंट यहाँ पे जस्टिफाई करके बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कम कम नहीं पढ़ना है, किताबें कम पढ़नी है, उन्हीं किताबों को ज्यादा बार पढ़ना है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, मैंने एक बार पहले वीडियो बनाई थी एनसीईआरटी के लिए। मैंने उसमें बताया था कि लगभग 30 से ज्यादा एनसीईआरटी जो आपको पढ़नी होती है। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि 30 से ज्यादा एनसीईआरटी, पहली बात तो वो एनसीईआरटी पढ़ना ही बहुत मुश्किल है। उसके बाद उन एनसीईआरटी को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। सब कुछ उन एनसीईआरटी में याद होना चाहिए। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी में सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अगर एनसीईआरटी में कुछ छूटा है तो प्रीलिम्स आपका डाउटफुल है, कम से कम प्रीलिम्स तो डाउटफुल है। ठीक है, तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पे करना, उसके बाद फिर हर सब्जेक्ट पे एक एक दो दो स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ना। ये कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। एक साल में सिलेबस खत्म नहीं हो सकता आपका। एक साल क्या, मैं आपको 5 साल दे रहा हूं, आप सिलेबस खत्म करके बता दो। कुछ बच्चे देखे हैं ना जो चौथा पांचवा टाइम दे रहे हैं, उनका अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। बहुत होते हैं ऐसे। और यूपीएससी एग्जाम के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि सिलेबस तो खत्म करना ही पड़ेगा। जितनी ज्यादा रिवीजन आप कर लोगे, उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे यूपीएससी में सिलेक्ट होने के। रिवीजन जितनी कम होंगी, उतने आपके चांसेस कम होते जाएंगे। तो बेसिकली मैं यहां पे कहना क्या चाह रहा हूं, बेसिकली मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ सब्जेक्ट्स में आपके एनसीईआरटीज ही इनफ है। मैं सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा, आप खुद देखो। कुछ सब्जेक्ट्स में आपको स्टैंडर्ड बुक की जरूरत पड़ती है, बिना स्टैंडर्ड बुक के आपका काम नहीं चलने वाला। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि आपको स्टैंडर्ड बुक की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन सिलेक्टिवली। तो जिस सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड बुक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसमें स्टैंडर्ड बुक पढ़ना इज वेस्ट ऑफ टाइम। ये बात तो आप समझ गए होंगे। अगर मैं सही बोल रहा हूं, मान लेते हैं एक बार को मैं सही बोल रहा हूं, जो कि मैं बोल ही रहा हूं, तो वेस्ट ऑफ टाइम है कि नहीं? आप अपना टाइम खराब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक इंसान जिसको पता है कि, मान लीजिए हिस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। हिस्ट्री में स्टैंडर्ड बुक की जनरली जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका बेस ठीक ठाक है या नॉर्मल भी है, तो आपको हिस्ट्री में स्टैंडर्ड बुक की जरूरत नहीं पड़ती। एनसीईआरटीज आर मोर देन इनफ। मैं फिर भी नहीं कह रहा कि मेरी बात मान लो, मैं आपको खुद इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, आपको खुद बोलूंगा प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब एक बच्चा ऐसा है जिसको पता है कि हिस्ट्री में एनसीईआरटीज इनफ है, मुझे दूसरी बुक की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा? वो एनसीईआरटीज को ही 10 बार पढ़ लेगा। अब मान लीजिए उसने एनसीईआरटीज पढ़ के, हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन है, उन 10 में से 6-7 क्वेश्चन सही कर लिए, 70% एनसीईआरटीज पढ़ के सही हो गए। कैन यू इमेजिन? 50% तो कट ऑफ भी नहीं जाती है यूपीएससी की। वो एक सब्जेक्ट से 70% 60% ला रहा है। और मैं अटेम्प्ट करने की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं जो उसने सही कर लिए। अटेम्प्ट तो हो सकता है ज्यादा क्यों, उसने 60-70% उसने क्वेश्चन सही कर लिए, और आप उस सब्जेक्ट की 3-3 स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में लगे वो, तो सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस किसके हैं? उसके हैं। उसके बाद मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट ऐसा है, मान लीजिए पॉलिटी है। पॉलिटी में एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला, ये बात मुझे पता है, आपको ही पता है। पॉलिटी में आपको कोई ना कोई बुक पढ़नी पड़ेगी। लेकिन यहां पे मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, यहां पे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोई ऐसी बुक पढ़िए जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों का काम करे। जनरली होता क्या है, हम प्रीलिम्स के लिए एक किताब पढ़ते हैं, मेंस के लिए हम कोई दूसरी किताब पढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ रहे हैं वो फैक्चुअल ज्यादा है, प्रीलिम्स से फैक्ट पूछता है, ये बात सही है। तो मेंस में क्या है, मेंस में कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस है, अप्रोच देखी जाती है। वो जो हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी है वो किताब अब हमारी मेंस में काम नहीं आने वाली। तो अब हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद वो मेंस वाली किताब उठाते हैं। तो आपने क्या किया, अभी आप पॉलिटी में सब कुछ पढ़ने के बाद, आप प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद भी आप ग्राउंड जीरो पे हो, या आप पहले से भी पढ़ रहे हो, मान लो 2 किताबें, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसने कोई कोचिंग के नोट्स या कोई किताब ऐसी ढूंढी जिस जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की रिक्वायरमेंट कर रही है, पूरी कर रही है, या कोई ऐसा तरीका ढूंढ के निकाला कि जिससे एक ही सोर्स से आपका काम बन गया, तो वो टाइम बचाएगा कि नहीं बचाएगा? वो आंसर राइटिंग के लिए ज्यादा टाइम निकालेगा कि नहीं निकालेगा? वो करंट अफेयर्स के लिए ज्यादा टाइम निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा? वो प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा टाइम निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा? बिल्कुल निकल पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसके सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है। तो मैं फिर से बता रहा हूं,
यूपीएससी में जो एक चीज आपका सिलेक्शन डिफाइन करती है कि होगा कि नहीं होगा, वो है रिवीजन। अगर आप किताबें ही पढ़ते रह जाओगे ज्यादा से ज्यादा, हर सब्जेक्ट में आप 4-4 किताबें पढ़ोगे, उन 4 किताबों को आप रिवाइज कब करने वाले हो? कैसे करोगे? कब करोगे? नहीं कर सकते। और जितनी ज्यादा किताबें पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपको कंफ्यूजन बढ़ेगी। हर राइटर ने अपनी अप्रोच लिखी हुई है, लेकिन आपको एक अलग अप्रोच चाहिए जो यूपीएससी की चाहिए, और बाय डिफॉल्ट वो अप्रोच उन चारों में से किसी में भी नहीं होती। कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? पढ़ने के बाद भी 8-8 घंटे पढ़ो, उसके बाद सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अप्रोच गलत है आपकी। कहते हैं ना, अनपढ़ का बस्ता भारी। कम पढ़ो। और ये पता कैसे चलेगा कि किस सब्जेक्ट में मुझे कितना पढ़ना है? पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपको बताएंगे आपको किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया, उस सब्जेक्ट की आपने एनसीईआरटी पढ़ी, उस एनसीईआरटी पढ़ लो। सबसे पहले तो अच्छे तरीके से पढ़ो, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ ली। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अब आप उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, प्रीलिम्स और मेंस के। अगर आपको लगता है प्रीलिम्स के आप 60-70% सही कर पा रहे हैं, तो आपको अब उस सब्जेक्ट में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कई बार ऐसा भी होता है लैक ऑफ रिवीजन की वजह से आप नहीं कर पाते, तो एनसीईआरटी एक बार और पढ़िए। अगर आपको लगता है इंप्रूवमेंट हुई है तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है नहीं, मुझे इसमें किसी और सोर्स की जरूरत है, तभी आप सोर्स ऐड करिए। और वो भी तब जिन जिन टॉपिक्स में आपको लग रहा हो कि मुझे सोर्स की जरूरत है, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए। इस तरीके से आप सिलेक्टिव और टारगेटेड स्टडी कर पाएंगे। इस तरीके से आप सिर्फ वही पे ध्यान देंगे, उन्हीं सब्जेक्ट्स में आप स्टैंडर्ड बुक्स या फालतू से सोर्सेज पढ़ेंगे जिसमें कि एक्चुअली जरूरत है। और क्योंकि आप पीवाईक्यूज पढ़ रहे हैं, तो आप वही ढूंढेंगे किताब में जो यूपीएससी पूछता है। आप पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़ेंगे, आप लेखक की अप्रोच नहीं, राइटर की अप्रोच नहीं फॉलो करेंगे, आप उस बुक में भी यूपीएससी की अप्रोच ढूंढेंगे। अगर आपको मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगा उठा के फेंक देंगे। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए खुद देखिए किस सब्जेक्ट से कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिस्ट्री में एनसीईआरटी सिर्फ है, मेरी बात मत मानिए। अगर आपको लगता है कि कोई और किताब से आ रहा है, आप वो किताब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 60-70% आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। अगर हो रहे हैं एनसीईआरटी से, तो फिर पढ़ना बेवकूफी है, या एक किताब पढ़ करके अगर हो रहे हैं तो फिर दूसरी किताब पढ़ना बेवकूफी है। भले ये आप एनसीईआरटी देखो पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप कोई और किताब पढ़ रहे हैं और उस किताब से आप जब पर्पस पूरा हो रहा है, तो उन 3 क्वेश्चन के पीछे मत पढ़ो जो कभी नहीं होने। ये आपके कभी नहीं होने वाले जो बच गए हैं, ये किसी के नहीं होते। हर सब्जेक्ट में 60-70% ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है? आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसको खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। वीडियो यही खत्म करेंगे। इस तरह की ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अब भी अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।